हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनीति सानी और आज हम कर रहे हैं Q2 मैराथन सेशन। इसमें हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। करीबन 50 प्लस क्वेश्चंस होंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे और हर क्वेश्चन को हम थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बिकॉज आप इसको थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास भी समझ सकते हो। आप डरिएगा नहीं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो डरिएगा नहीं। रिसर्च थोड़ा डराता है, हमें क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको हर ऑप्शन और हर कॉन्सेप्ट ठीक से समझा पाऊँ एंड वी विल लर्न समथिंग। एंड आई विश आप इस सीरीज मतलब इस मैराथन को देखने के बाद आप जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो पाएंगे। दस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी, प्लेलिस्ट। सो देर आर टू प्लेलिस्ट जो चैनल पे अवेलेबल हैं। वन इज़ द एमसीक्यू एंड सेकंड वन इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियोस, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट सोशोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में लगातार बात कर रही हूँ। वो सारी की सारी अवेलेबल है चैनल पे। आई वुड लाइक टू शो यू कि वेयर यू कैन फाइंड दम। तो चलिए चलते हैं अपने यूट्यूब मैराथन सेशन और रिसर्च के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एंड लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज। Okay, so our first question is, which one of the following is true about the questionnaire method? Ensures greater proportion of returns, contain specific and clear-cut directions, administered on all types of subjects, easy to understand the contents of the questions. Okay, तो let me tell you about the questionnaire. Questionnaire is basically एक document है, ठीक है ना, एक document है जिसमें कुछ questions लिखे होते हैं। जो भी researcher या scholars या कोई भी व्यक्ति जो आपसे इस document को fill कराना चाहता है, वो इसमें उन questions को लिख देगा। अब होता क्या है कि वो जो व्यक्ति है जो क्वेश्चनर भरवाना चाहता है, या तो वो आपको व्हाट्सएप या मेल के थ्रू जो है इस क्वेश्चनर को सेंड कर देगा और उसके बाद जो है आप इसको अपने आप फिल करोगे। मतलब कोई व्यक्ति, मतलब जो क्वेश्चनर ये बना रहा है ना, मतलब मान लीजिए मैंने आपको ये क्वेश्चनर सेंड किया, ये डॉक्यूमेंट सेंड किया, तो ये मैं नहीं होंगी जो फिल करूंगी, ये आप फिल करके मेरे को वापस भेजोगे, ठीक है ना। सेकेंड थिंग जो ज़रूरी होती है क्वेश्चनर के बारे में समझने की, वो ये होती है कि जो भी व्यक्ति इस क्वेश्चनर को फिल करने वाला है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको मैंने ये डॉक्यूमेंट सेंड किया, तो आपको रीडिंग करनी आनी चाहिए और आपको राइटिंग भी आनी चाहिए। मतलब आप बेसिकली क्या होने चाहिए हो, लिटरेट होने चाहिए हो, ठीक है ना। अगर आप पढ़ ही नहीं पाओगे कि मैंने क्या क्वेश्चंस लिख के दिए हैं, तो आप इस क्वेश्चनर को नहीं भर पाओगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड थिंग, अभी हम चलिए मैं जो ऑप्शन है उसके थ्रू आप लोगों को बता देती हूँ। तीसरी बात देखिए, इंश्योर्स द ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ रिटर्न्स, की ज़्यादा की जिस व्यक्ति को आप ये क्वेश्चनर भेजोगे बहुत चांसेस हैं कि वो इसको वापस भेज देगा या ग्रेटर प्रपोर्शन रहेगा। लेकिन ये बात गलत होती है। हो सकता है कि व्यक्ति वापस ना भेजे, आपको बार बार उसको रिमाइंड कराना पड़े कि क्वेश्चनर भर के दे दो, क्वेश्चनर भर के दे दो। तो ये वन ऑफ द ड्रॉबैक्स है क्वेश्चनर का, मतलब मेरिट और डीमेरिट है। नेक्स्ट इज कंटेन्स स्पेसिफिक एंड क्लियर कट डायरेक्शन। दिस ऑप्शन इज राइट एंड दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओह सॉरी, दिस वन इज राइट एंड दिस वन इज गलत। तो सी ऑप्शन देख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। ऑल टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स का यहाँ पे मतलब है कि हर व्यक्ति को आप क्वेश्चनर भरवा सकते हो, चाहे वो लिटरेट हो या इलिटरेट हो। मैंने आपसे कहा ना, लिटरेट होना चाहिए। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा ही नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चनर जो भी व्यक्ति भरेगा उसका पढ़ा लिखा होना चाहिए। सेकेंड बात, जो व्यक्ति सेंड कर रहा है, मतलब रिसर्चर जो है, मैंने आपको सेंड किया ना, आप भरोगे, मैं नहीं भरूंगी। तो जब मैं नहीं भर रही, आपको भरना है, तो आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो हम हर किसी को ये क्वेश्चनर नहीं दे सकते, मतलब भरवा हर किसी से नहीं भरवा सकते। उस बंदे का लिटरेट होना जरूरी है। इजी टू अंडरस्टैंड द कंटेंट्स ऑफ द क्वेश्चन, ये भी एक ड्रॉबैक है। कभी कभी हो सकता है जो हम आपको क्वेश्चनर भेजें आप उसके क्वेश्चंस को ना समझ पाओ, और बेसिकली मैं आपके सामने भी नहीं हूँ, मैंने आपको सिर्फ ऑनलाइन भेज दिया, व्हाट्सएप या मेल कर दिया है। अब आपके सर के ऊपर है कि आप क्वेश्चंस को कैसे समझते हो सकता है आपको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, और जो आंसर मैं आपसे चाहती हूँ पूछना, आप क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर लो और गलत फिल करके दे दो, ये आपको हो सकता है क्वेश्चन ही ना समझ में आए। तो ये एक डीमेरिट टाइप का है। लेकिन कंटेंट स्पेसिफिक एंड क्लियर कट डायरेक्शन, क्वेश्चनर वही अच्छा होता है जिसमें क्लियर कट डायरेक्शंस हो। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे किसी चीज़ के बारे में पूछ रही हूँ, तो मैं क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करके दूंगी कि आपको चीज़ पता चल जाएगी कि ये व्यक्ति मुझसे क्या पूछना चाह रहा है। मैं कुछ भी मतलब जैसे ना एब्सर्ड चीज़ नहीं पूछ सकती आपसे, ठीक है ना, कि आप एकदम कंफ्यूज हो जाओ बात करते हुए। तो इट शुड बी क्लियर कट एंड इट शुड बी स्पेसिफिक। Okay, our second question is, which of the following terms refers to the consistency or stability of a measure over time? तो consistency, ठीक है ना, कोई चीज़ कंसिस्टेंट हो, और एंड स्टेबिलिटी ऑफ मेजर, कोई मेजरमेंट आप लेते हो और वो कंसिस्टेंटली सेम ही रिजल्ट आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, आप एक मतलब एक वेटिंग मशीन पे खड़े होते हो और आपका जो वेट है वो 70 kg आ रहा है, फिर थोड़ी देर बाद चेक किया तो भी 70 kg आ रहा है, ठीक है ना, फिर किया तो 70 kg आ रहा है। तो वो
सेम ही कंसिस्टेंट रिजल्ट शो कर रहा है, ठीक है ना, तो दिस इज रिलायबिलिटी। Our third question is, if a research tool accurately measures the accurately मतलब एकदम सही सही, जितना है उतना ही मेजर करता है, द स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट इट वाज डिजाइन टू मेजर, इट इज सेट टू हैव मशीन। सेम एग्जांपल मैं लूँगी, एक वेइंग स्केल है या मशीन है, उसका जो लाइक फॉर एग्जांपल आपका वेट 70 kg है, पर इसमें कुछ खराबी आ गई और मान लीजिए ये 5 kg ना कम या ज़्यादा आंक रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल +5 kg ये मेजर कर रहा है, मतलब जो भी व्यक्ति इस पर खड़ा हो रहा है, अगर 70 वाला खड़ा हो रहा है तो उसका वेट जो है 75 दिखा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद चेक करते हैं तो 75 दिखाता है, फिर थोड़ी देर बाद चेक करते हैं तो 75 दिखाता है। तो देखो कंसिस्टेंट तो है, हर बार 75 ही आंसर आ रहा है, तो वो तो कंसिस्टेंट है, पर क्या ये सही है? क्या मेरा वेट 70 है और वो मेरा असल में मतलब असली में 70 है और दिखाता मेरे को 75 है, तो ये तो झूठ हो गया ना। एक्यूरेट मतलब हुआ बिल्कुल सही, ठीक है ना। और ऐसी वही उसी की बात कर रहा है कि अगर एक ऐसा रिसर्च टूल एक्यूरेटली मेजर्स, एक ऐसा टूल जो मेजर करता है स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, मतलब वेट को नापने के लिए उसको दिया गया है और वो वेट को नापता है एंड एक्यूरेटली मेजर करता है, एकदम सही से मेजर करता है, तो दिस इज बेसिकली वैलिडिटी। तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा। अगर जो मैंने एग्जांपल दिया, आई होप आपने अच्छे से सुना होगा, तो अगर कंसिस्टेंट रहता है तो रिलायबिलिटी है, बट अगर सही सही मेजर करता है, ठीक है ना, तो दैट इज वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 4। मैंने क्वेश्चन नंबर्स मेंशन नहीं करे बिकॉज जल्दीबाजी में मैं भूल गई, बट इट्स ओके, मैं हर क्वेश्चन मतलब हर स्लाइड के साथ क्वेश्चन ऐड कर दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज, आ प्री डिटरमाइंड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू कलेक्ट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट इज। ठीक है, प्री डिटरमाइंड का मतलब होता है जो क्वेश्चन हम पहले से लिख चुके हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये मैं हूँ, ये आप हो, ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है ना, मैं इंटरव्यूअर हूँ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो हो सकता है कि मैं पहले से क्वेश्चंस बना के लाई हूँ, एक लिस्ट बना के लाई हूँ, और ये भी हो सकता है कि मैं आपसे आपसे जैसे होता है ना पॉडकास्ट करते हैं लगातार, आपने जो आंसर दिया फिर मैं कुछ और रैंडमली मैंने पूछ लिया, तो अनस्ट्रक्चर्ड वे में भी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ और स्ट्रक्चर्ड वे में भी पूछ सकती हूँ। यहाँ पूछा है प्री डिटरमाइंड लिस्ट, मतलब एक पहले से हमने लिस्ट बना रखी है कि ये 10 क्वेश्चन हमने पूछने ही पूछने हैं। टू कलेक्ट द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट इज, इंटरव्यू हो सकता है, बट अगर स्पेसिफिकली इन्होंने स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहा होता ना, तो हम एक बार के लिए इसको टिक मार देते हैं। क्वेश्चनर में अभी हमने देखा था कि हम किसी व्यक्ति को क्वेश्चनर भेजते हैं, लिटरेट पर्सन को क्वेश्चनर भेजा जाता है, और कॉमन सेंस वाली बात है, जब हम क्वेश्चन भेज रहे हैं तो वो उसका एक उसमें ऑफकोर्स एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगी जो पहले से हमने बना के भेजी होगी, पहले हमने बनाया होगा फिर हमने उसको भेजा होगा, तो प्री डिटरमाइंड तो है, पहले से बनाया हुआ तो है, तो ये सही है। सर्वे ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जर्वेशन में भी ऐसा कुछ नहीं है, तो आंसर इज क्वेश्चनर। क्वेश्चन नंबर 5 इज, हॉथरॉन इफेक्ट इज अ मेजर रिस्क इन विच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए, हो सकता है आपको हॉथरॉन इफेक्ट के बारे में ना पता हो, तो इट वाज एन एक्सपेरिमेंट जिसमें क्या होता है, एक कोई वर्कर होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी को चेक किया गया था, ठीक है ना। और इसकी खासियत ये है कि वो कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी एक व्यक्ति, जैसे इन्होंने बताया था कि लाइट, ठीक है ना, लाइट की एब्सेंस, लाइट है या लाइट नहीं है, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम मानते हैं कि लाइट नहीं होने पर व्यक्ति काम करना बंद कर देगा और लाइट होने पर व्यक्ति काम करना चालू कर देगा, लेकिन इस इफेक्ट में, या ये कह दीजिए इस मतलब ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया में ये पाया गया कि व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो वर्कर है ना, उसको पता चल जाता है कि तुम उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको पता है कि तुम उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी प्रोडक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जब उसको वर्कर को पता चल गया ना कि तुम उसको देख रहे हो लगातार, तो वो काम करना स्टार्ट कर देता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो दिस इज द ब्रीफ समरी, एक समरी मैंने आपको बता दी हॉथरॉन इफेक्ट की। तो इज द मेजर रिस्क इन विच टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन नो, डिस्गाइज तो हो ही नहीं सकता, उसको पता चल गया ना कि हम हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओवर्ट का मतलब होता है जहाँ पे व्यक्ति को पता चल जाए। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक ओवर्ट होता है जहाँ पे, जिसका मतलब होता है नोन, ठीक है ना, नोन, नोन मतलब जिसके बारे में पता हो। कोवर्ट फैक्टर वो होते हैं जिन जो कि हिडन होते हैं, जो छिपे हुए हों, ठीक है ना। ओवर्ट का मतलब होता है जो चीज़ के बारे में आपको पता है, तो ओवर्ट ऑब्जर्वेशन, कंटेंट एनालिसिस, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नो, ये सब नहीं है। द राइट आंसर इज ओवर्ट, जिसमें व्यक्ति को पता है। तो ये ध्यान रखिएगा, होथरॉन इफेक्ट के बारे में हो सकता है ना आपको पता हो, बट ये ध्यान रखिएगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो होथरॉन इफेक्ट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ ओवर्ट ऑब्जर्वेशन या नोन ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे वर्कर को पता है।
कि तुम हो, तुम उसे ऑब्जर्व कर रहे हो. This was the question number 5, and next one is question number 6. Indian tribal settled in hilly areas can be best studied through. टेलीफोन इंटरव्यू नहीं भैया, बिल्कुल नहीं. नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कि तुम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? यही तो डिफरेंस होता है. एक मिनट. हाँ, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में मतलब होता है जहाँ पे रिसर्चर जो है वो जिस भी सोसाइटी या जिन भी लोगों के बीच, मतलब जिन लोगों की स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में जाके रहता है, उनसे वार्तालाप करता है. नॉन पार्टिसिपेंट में जहाँ वो पार्टिसिपेंट की भूमिका नहीं निभाता है. तो ये तो गलत हो गया. आप हिली एरियाज में वो भी ट्राइबल्स की स्टडी करना चाह रहे हो. ट्राइबल्स तो ऑलरेडी आपको एक्सेसिबल नहीं है, आपको उनकी जगह पे जाना पड़ेगा, उनसे मिलना जुलना पड़ेगा. ये नॉर्मली सोसाइटी में घूमते तो नहीं रहते हैं. तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज द राइट आंसर. कंटेंट एनालिसिस वुड बी रॉन्ग. Which of the following which of the following, question number 7. हाँ, which of the following an element provides a blueprint. ठीक है ना. तो ब्लूप्रिंट का क्या मतलब होता है? देखिए, ब्लूप्रिंट से ध्यान रख लीजिए, ब्लूप्रिंट रिसर्च में जो है दैट इज द सेकंड नेम फॉर रिसर्च डिजाइन. तो रिसर्च डिजाइन की एक तरीके से डेफिनेशन ही होती है ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट मतलब एक मैप जिसमें सब चीज़ें लिखी होती हैं कि कौन सी क्या चीज़ क्या कर रही है, कौन कौन से रिसर्च टूल हमने यूज़ करे, कौन सा रिसर्च मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, हमारी मेथडोलॉजी क्या है, हमारा लिटरेचर रिव्यू क्या है, ठीक है ना, हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना, हम कौन सा रिसर्च मेथड यूज़ करने जा रहे हैं. तो वो सब रिसर्च डिज़ाइन में हम डालते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. In which theory the logical model is developed from specific observation is known as specific observation. देखिए, there are two things. Specific observation, sorry, हाँ, specific observation to generalized observation, and generalized observation से आप specific observation की तरफ जाते हैं. जब आप specific से मतलब छोटू से बड़े की तरफ जाते हैं तो that is called इंडक्टिव. एंड व्हेन यू गो फ्रॉम अ जनरलाइज्ड, मतलब एक थ्योरी बड़े लेवल पे बता दी गई है और आप एक छोटे लेवल पे उस थ्योरी को चेक कर रहे हो, तो दिस इज डिडक्टिव. ध्यान रखिएगा, डिडक्टिव. एंड दिस वन इज इंडक्टिव. आई होप आप लोग कॉपी किताब लेके बैठे होंगे और आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, बिकॉज हर क्वेश्चन के साथ मैं इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन देती रहूंगी. एंड इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग इन योर कॉपीज. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. एम्पिरिकल रिसर्च क्या होती है? एम्पिरिकल रिसर्च का मतलब होता है विच इज़ फील्ड बेस्ड. ठीक है ना. फील्ड बेस्ड और ऑब्जर्वेशन बेस्ड. तो एम्पिरिकल रिसर्च इज नॉट रिसर्च बेस्ड ऑन व्हाट एविडेंस कलेक्टेड बाय द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन. अभी मैंने बताया ऑब्जर्वेशन, ये तो बिल्कुल सही है. ठीक है. आइडियाज जनरेटेड थ्रू थ्योराइजिंग एंड कंजक्चर, स्टडीज दैट आर रियलिस्टिक एंड रेलिवेंट टू द सोशल वर्ल्ड. यस. ऑन साइट डेटाबेस, ऑफकोर्स ऑन साइट ही है ना. ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तुम यहाँ बैठे हो एक जगह पे पेड़ के नीचे, तुम सामने वाले को यहाँ पे पेड़ के नीचे वाले को ऑब्जर्व कर रहे हो. ठीक है ना. तो रियल वर्ल्ड में हो रहा है एंड यू आर क्रिएटिंग ऑन साइट डेटाबेस अपना. बिल्कुल तुरंत ऑन साइट का मतलब होता है एक जगह पे प्रेजेंट हो एंड सामने सामने एकदम फटाक फटाक कर रहा हो. ठीक है ना. तो आंसर ये होगा जो नहीं है, नॉट अ रिसर्च बेस्ड. एम्पिरिकल रिसर्च इज नॉट रिसर्च बेस्ड ऑन आइडियाज जनरेटेड थ्रू थ्योराइजिंग या किसी थ्योरी के थ्रू. दैट इज वुड बी रॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 10. Dash refers to the combination of research methods adopted for studying social phenomena. कॉम्बिनेशन कौन है? एथनोग्राफी. एथनोग्राफी के बारे में आपको बता देती हूँ. एथनोग्राफी का मतलब होता है किसी कल्चर या किसी अगर सोसाइटी की स्टडी करी जा रही है और व्यक्ति कर रहा है, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड एथनोग्राफी. एथनो का मतलब ही होता है पीपल, और लोगों के बीच में रह के जो स्टडी करी जाती है या लोगों की जो स्टडी करी जाती है, दैट इज एथनोग्राफी. एथनो मेथोडोलॉजी नहीं है, पॉजिटिविज्म नहीं है. द आंसर इज ट्राइंगुलेशन. ट्राइंगुलेशन का क्या मतलब होता है बता देती हूँ. ट्राइंगुलेशन का मतलब होता है कि देर आर मतलब 2 to 3 मेथड्स या लोग जो है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है ना, आपका कोई भी रिसर्च टॉपिक हो सकता है और आप क्या कर रहे हो, ये व्यक्ति भी इसके ऊपर कर रहा है, ये व्यक्ति भी इस पे कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी, ये मतलब कि 1 2 3 4 6 लोग जो है इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं. एंड हम एक कंक्लूजन निकालेंगे और हम सभी लोगों के ऑब्जर्वेशंस या जो भी उन्होंने डेटा कलेक्ट करा है या जो भी उनकी स्टडी है उसको हम लोग सबको भापेंगे एंड देन वी विल कम टू अ कंक्लूजन. तो दिस इज ट्राइंगुलेशन. ट्राइंगुलेशन में हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स या टूल्स का भी यूज़ करते हैं. एंड देर वुड बी मेनी पीपल जो कि ट्रायंगुलेशन में इन्वॉल्व हो सकता है. तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसर्च मेथड्स अडॉप्टेड फॉर स्टडिंग द सोशल फिनोमिना. ओके.
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. इंटरव्यू इज नॉट अ, इंटरव्यू क्या नहीं है, इज नॉट अ सिंपल टू वे प्रोसेस. ओके, इंटरव्यू तो टू वे प्रोसेस है ना, ठीक है ना, बट सिंपल नहीं है. सॉरी, सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है. क्यों कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि आप अगर मुझसे बात करना स्टार्ट करोगे तो मैंने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, तो ऐसा नहीं है ना आप मेरी बात मानने लग जाओगे. आप मुझसे तर्क वितर्क करोगे, मैं आपसे तर्क वितर्क करूंगी. अगर मैं इंटरव्यूअर होंगी तो मैं आपसे तर्क वितर्क करूंगी, ठीक है ना. और उसके बाद जो है मतलब आपने फॉर एग्जांपल कुछ कहा और मैं ऐसे छट्टे से नहीं मान जाऊंगी. मैं उसको अच्छे से वो करूंगी, एनालिसिस करूंगी आपसे. मैं हो सकता है उसके बारे में 4 सवाल पूछ लूँ. तो इट्स नॉट सिंपल, इट्स कॉम्प्लेक्स. हो सकता है मैं आपके हाव भाव भी देखूं, मैं ये भी देखूं कि आप घबरा तो नहीं रहे हो क्वेश्चन का आंसर देते हुए, ठीक है ना. मल्टी लेयर्ड इंटरप्रिटेशन होती है, मैंने बोला ना मल्टी लेयर्ड है. हो सकता है मैं आपकी आंखें भी देख रही हूँ, मैं आपके वर्ड्स भी सुन रही हूँ, मैं आपके पैरों की तरफ भी देख रही हूँ, मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज भी स्टडी कर रही हूँ. मतलब मैं आपका वर्बल जो आप बोल रहे हो वो भी स्टडी कर रही हूँ, मैं आपके नॉन वर्बल बिहेवियर्स को भी ऑब्जर्व कर रही हूँ और स्टडी कर रही हूँ. तो ये तो मल्टी लेयर्ड हो गया, कॉम्प्लेक्स है. मैंने बोला इंटरप्रिटेशन ऑफ साइलेंस एंड पॉजेज. आप नॉन वर्बल मतलब आप शांत बैठे हो, कहाँ आपने पॉजेज लिए, कहाँ पे आपके पसीने छूटे, ये सब ऑब्जर्व कर रही है. तो इट्स नॉट अ सिंपल टू वे प्रोसेस. मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में नॉट वाले चूज करे हैं या बनाए हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू कि क्या नहीं है और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं. तो इंटरव्यू इज नॉट अ सिंपल टू वे प्रोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. विच इज़ द क्रूशियल फीचर ऑफ अ गुड सैम्पल. गुड सैम्पल का क्या फीचर होता है? ठीक है, स्मॉल साइज, रिप्रेजेंटेटिवनेस, इजी अप्रोचेबल, इजी टू स्टडी. ओके, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल आपने एजुकेटेड वीमेंस के ऊपर स्टडी करनी है, ठीक है. ऐसी वीमेंस जो एजुकेटेड हैं, ध्यान से सुनिएगा, एजुकेटेड वीमेंस की बात कर रही हूँ मैं. और आपने क्या किया, 20 वीमेन ली, ठीक है ना. 20 औरतें ली, आपने एजुकेटेड औरतें नहीं ली हैं, आपने 20 औरतों को इकट्ठा किया. और आप स्टडी किस पे कर रहे हो? एजुकेटेड वुमेन्स पे कर रहे हो. आपको लेना क्या चाहिए था? एजुकेटेड वुमेन्स को लेना चाहिए था. आपने 20 औरतें ऐसे ही इकट्ठा कर ली, ठीक है ना. तो ये रिप्रेजेंटेटिवनेस इसमें नहीं है. लेकिन अगर आप ऐसा 20 औरतों को सेलेक्ट करते हो जो कि एजुकेटेड हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सैम्पल को. मतलब इट्स अ गुड सैम्पल एंड इट्स रिप्रेजेंटिंग योर जो आप जिस पे भी स्टडी कर रहे हो, लाइक विमेन, एजुकेटेड वुमेन के ऊपर स्टडी कर रहे हो, तो इसके लिए आपको एजुकेटेड वुमेन्स का ही सैंपल लेना चाहिए था. तो ये आपकी स्टडी को भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ गुड सैंपल. इट्स एन मतलब इट मीन्स दैट योर सैम्पल इज बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना. जिसमें जिन लोगों के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो वो आपके सैंपल में भी अच्छे से उभर के आ रहे हैं, निखर के आ रहे हैं. आपको दिख रहा है कि इसमें 20 एजुकेटेड औरतें ही हमने चूज करी हैं, ठीक है ना. तो इट्स रिप्रेजेंटिंग योर स्टडी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 नंबर. व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 23, 45, 87, 40, 50. देखो मीन को कैसे निकालोगे. मीन का मतलब होता है बेसिकली, दूसरा नाम है इसका एवरेज, ठीक है ना. और एवरेज का फॉर्मूला होता है जितने भी नंबर है ना, एक दो, सॉरी एक तो कह रही हूँ, 23 प्लस 45 प्लस 87, जो भी आपको नंबर दे दिया कभी मीन निकालने को दिया जाए ना, जितने भी नंबर है उनको लिख लो. फिर काउंट करो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 है. इसको डिवाइडेड बाय 5 करो. यहाँ 6 नंबर होते तो 6 से करते हैं. एंड इसका जो आंसर होगा, लेट मी कैलकुलेट इट. इसका जो आंसर है वो 49 आ रहा है. मैंने कैलकुलेट करके देख लिया है. तो इसका आंसर है 49. ये मैं आपको इसलिए बता रही थी कि कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एवरेज को निकालने का, तो आपको एवरेज इस तरीके से निकालना है. एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना. कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5, ठीक है ना. इसी तरीके से 6 आ जाए तो 6 कर देना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. In a frequency distribution of a social data, the mode is best defined as. मोड क्या होता है, यहाँ पे ये पूछ रहा है मोड क्या होता है. तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मोड का मतलब होता है जो भी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे डेटा देखो तो यहाँ 23, 45, 87, 40, 50, मतलब ये नंबर्स दे रखे थे ना, दीज आर बेसिकली योर डेटा, डाटा, ये डेटा जो भी कह लो. तो मोड का मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल डेटा, उसमें मोड क्या होता है. मोड इज बेसिकली जो फ्रीक्वेंटली आए या मैक्सिमम बार जो नंबर आ जाए ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम इंस्टेंसेस ऑफ कमिंग, ठीक है ना. ऐसा भी बोल सकते हो कि जो मैक्सिमम बार आए. लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको
5 5 10 11 16 92 सॉरी 92 2 1 6 1। तो अब एक बार बताओ, सॉरी एक और वन, फिर यहाँ पे भी एक और वन ले लो, यहाँ 10 ले लो। तो आप एक बार बताओ किस किस नंबर की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है आने की, मोड कौन होगा इसमें से। मोड आपको कॉमन सेंसिकल चीज़ है, यहाँ पे मोड जो होगा वो वन होगा। देखो वन कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स आया। 5 देखो 1 2 2 ही बार आया, तो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा उसी वही हमारा मोड होगा। तो यहाँ पे हमारा जो मोड होगा वो वन होगा। तो अर्थमेटिक एवरेज, एवरेज इज बेसिकली मीन, तो ये तो हो भी नहीं सकता, ये तो गलत हो गया। द मिडिल वैल्यू इज बेसिकली व्हाट, मीडियन। ये मैं सब आपको डेफिनेशंस बता रही हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा। एवरेज का मतलब होता है मीन, मिडिल वैल्यू होती है मीडियन। द वैल्यू दैट अपीयर्स विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दिस इज राइट। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट, नो, दिस इज रेंज, दिस इज द रेंज की डेफिनेशन, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट इज रेंज, एवरेज इज मीन एंड मिडिल वैल्यू इज मीडियन। एंड जो फ्रीक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी हो, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वो क्या होगा, मोड होगा। तो ये सारी मैंने डेफिनेशंस आपको एक ही क्वेश्चन में बता दी हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो दिस इज डिस्क्राइबिंग द स्प्रेड और द डिस्पर्जन ऑफ डेटा। दिस आंसर वुड बी राइट। सेंट्रल टेंडेंसी वैसे भी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता है। आइडेंटिफाइंग द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यूज, दिस इज मोड। रिमेंबर दिस, मैं फिर से बता रही हूँ। रिप्रेजेंटिंग द रेंज ऑफ वैल्यूज, दिस इज रॉन्ग। डिस्क्राइबिंग द स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीन और मीडियन में क्या डिफरेंस होता है। तो मीडियन में मिडिल वैल्यू है, नहीं, वो तो सॉरी वो तो मीडियन होती ना, और मीडियन एवरेज है, नहीं, ये उल्टा लिख दिया। मीन जो होता है वो एवरेज होता है और मीडियन मिडिल वैल्यू होती है। मीन इज द एवरेज, median is the middle, this one is right. Both represent the average, no, mean and median are usually interchangeable, no, this one is right, mean average है और median middle value है। Next question is question number 17, what do we call all the units that we study in studies about। I have already made a video on sampling। sampling के basis पे मैंने आप लोगों को population के बारे में बताया था। population कह लो या इसको यूनिवर्स भी कह सकते हैं, यूनिवर्स, ठीक है ना, यूनिवर्स कह लो, पॉपुलेशन कह लो, कुछ भी नाम दे दो। तो दिस इज व्हाट, ये पूरी पॉपुलेशन है। मान लीजिए इसमें 1000 लोग हैं, ये आपकी पॉपुलेशन है, उसमें से आपने सिर्फ 10 लोगों को चूज करना है। ये आपका सैंपल है, 10 लोग आपके सैंपल हैं, ठीक है ना। 1000 लोग आपकी पॉपुलेशन है जिनके बारे में आपको स्टडी करनी है। लाइक फॉर एग्जांपल 1000 लोग इंडियंस हैं, ठीक है ना, आप इंडियंस पे स्टडी कर रहे हो, जिसमें आपकी जो पॉपुलेशन है, अभी तो खैर हम लोग करोड़ों में हैं, बट आप मान के चलो इंडिया की पॉपुलेशन सिर्फ 1000 है, तो ये आपकी पॉपुलेशन है, इसमें से आप 10 लोगों को चूज करने वाले हो, दैट इज योर सैंपल। जिन और सैंपल से ही आप डेटा कलेक्ट करते हो, पॉपुलेशन से लेते हो सैंपल, और उसमें मतलब ये जो सैंपल है ना, इसी से डेटा कलेक्ट करते हो। तो ऑल यूनिट्स को क्या कहते हैं, तो ऑल यूनिट्स इज कॉल्ड यूनिवर्स और पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज अ सिंपल रैंडम सैंपल इज वन इन विच, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सैंपल की बात करी गई है। लेट मी टेल यू ऑल्सो, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मेथड है। दो टाइप होते हैं सैम्पलिंग के, एक होता है प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी। तो रैंडम सैम्पलिंग मेथड इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, या इसको रैंडम सैम्पलिंग मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है। तो सिंपल रैंडम सैम्पल, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर तो देख लें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। ओके, तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब बताना है, फ्रॉम अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट एवरी nth यूनिट फ्रॉम, नो दिस इज रॉन्ग, आई टेल यू व्हाई। दिस इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, ये भी स्टेटमेंट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का है, बट ये जो है किसका है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग मेथड या रैंडम सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है ये, क्योंकि सिस्टमैटिक में हम nth टर्म को चूज करते हैं। I have made a video on this also, if you want to study about sampling, different sampling के methods, तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये रैंड है प्रोबेबिलिटी ही, बट ये सिस्टमेटिक है। नॉन प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजी है, तो कट्ठी कर दो। द रिसर्चर हैज़ अ फिक्स्ड कोटा, नो, ईच पॉपुलेशन इन यूनिट हैज़ अ कोटा, मतलब क्या होता है, रिजर्वेशन, कि 20 लोग चूज करने हैं तो 20 ही लोगों को उठाएंगे। हो सकता है 10 लड़कियां चूज करनी हो, 10 लड़कों को चूज करने हो, तो 10 लड़कियां ही चूज होंगी और 10 लड़के ही चूज होंगे। ऐसा नहीं कि 20 लोगों में तुम 11 लड़के कर लो और 9 लड़कियां कर लो, नहीं, कोटा है, 10-10 ही चूज होनी है, लड़का लड़की 10-10 ही चूज होनी है। 11-12 ऐसे प्रपोर्शन नहीं जाना चाहिए, हम मतलब 12 लड़के चूज कर लें, 8 लड़कियां चूज कर लें, नहीं, 10-10 ही चूज करनी है, तो वो कोटा होता है।
each population unit has a equal chance of being selected. This one is right because random sampling का मतलब होता है कि each and every person in the sample has an equal, sorry, in the population has an equal chance. Each and every person in the population has an equal chance to get selected as a sample. ध्यान रखिएगा इसे. Next is question number 19. A researcher intends to investigate different efficiency of teaching methods in classroom learning. Hence he draws 3 groups of, ठीक है, बना लो डायग्राम. 3 ग्रुप्स वो चूज करेगा. 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स रैंडमली एंड ईच ऑफ दीज ग्रुप्स आर असाइंड वन ऑफ द 3 टीचिंग मेथड्स. इसको लेक्चर डिस्कशन दिया गया है, इसको सॉरी लेक्चर दिया गया है, इसको डिस्कशन दिया गया है और इसको सेमिनार मेथड दिया गया है टीचिंग के लिए. इसमें सेमिनार के थ्रू समझाएंगे, इसमें डिस्कशन होगा और इसमें लेक्चर के थ्रू बच्चों को चीज़ें पढ़ाई जाएंगी. मोस्ट प्रोबली द रिसर्चर इज इम्पीडिंग टू व्हाट? एक्स पोस्ट फैक्टो? नहीं, गलत है. एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है वो, इस टाइप की रिसर्च में क्या होता है, कोई चीज़ घटित हो चुकी है, मतलब समथिंग हैज़ बीन कॉज्ड एंड नाउ यू आर स्टडिंग द इफेक्ट. लाइक फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक हो चुका है और उसके बाद के तुम आफ्टर इफेक्ट्स को पढ़ रहे हो, तो ये तो गलत हो गया. यहाँ तो ऐसी कोई बात हो नहीं रही है. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यस, क्रॉस सेक्शनल नहीं, सर्वे नहीं. एक्सपेरिमेंटल है क्योंकि तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. इसको, इनको तुमने लेक्चर दिया, इनको डिस्कशन में रख दिया, इनको सेमिनार में रख दिया, एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू विल ऑब्जर्व या यू विल पब्लिश योर, मतलब यू विल कलेक्ट द डेटा फ्रॉम 3 ऑफ देम एंड देन यू विल डू द एनालिसिस एंड यू विल टेल कि ऐसा हो सकता है कि लेक्चर करने वाले नहीं, सॉरी डिस्कशन करने वाले जो बच्चे हैं ना, वो ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं या ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या उनकी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ गई और इन लोगों की पावर घट गई. ऐसा भी कह सकते हो. मतलब यू विल टेक आउट द end result, you will take out the result, but this is an experimental research example. Question number 20. Ex facto, ex post facto का मैंने research is specifically used when the researcher can manipulate, अभी मैंने बताया ना, after cause, ठीक है ना, after cause या after the thing has occurred, ठीक है ना, कोई घटना घटित हो चुकी है और अब तुम पढ़ रहे हो उसके बारे में. रिसर्चर कैन मैनिपुलेट, नहीं भाई मैनिपुलेट हम नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि कोई चीज़, मन मैंने अर्थक्वेक का ही चलो एग्जांपल ले लो, अर्थक्वेक घटित हो चुका है, अब तुम उसमें क्या मैनिपुलेट कर लोगे, ठीक है ना. अर्थक्वेक लिखना था. द रिसर्च एम्स टू एक्सप्लोर अ फिनोमेना आफ्टर इट हैज अकर्ड. यस, नेचुरली अकर्ड, ये ध्यान रखना, नेचुरली अकर्ड. रिसर्चर कंडक्ट्स अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट. नहीं भैया, ये एक्सपेरिमेंट का, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा. लेबोरेटरी साइंटिफिक रिसर्च. द स्टडी इज बेस्ड ओनली ऑन द फ्यूचर प्रेडिक्शन. नहीं, फ्यूचर की बात नहीं हो रही है यहाँ, तो पास्ट की बात हो रही है. जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं उन पर घटित हो रहा है, मतलब उनके ऊपर बेस्ड है. द रिसर्चर एम्स टू एक्सप्लोर अ फिनोमेना आफ्टर इट हैज अकर्ड, नेचुरली अकर्ड. एंड व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सीवीटी पीजी में हो सकता है ये पूछ लें, हो सकता है, बट जामिया के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना तो 100% आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेंगे. एक्सपोज फैक्टो बहुत फेवरेट है और ये आना भी चाहिए ठीक तरीके से. देख के भी डर लगता है ना, देख के भी तो देखो कैसा एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता होगा, देख के भी डर लग रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21. एक बुक का नाम पूछा गया है, उसके ऑथर कौन है? मेथड्स इन सोशल रिसर्च के ऑथर कौन है? द आंसर इज गुडे एंड हैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. अ रिसर्च टेक्निक इन विच द वेरिएबल्स आर केप्ट अंडर कंट्रोल. कंट्रोल, ध्यान रखिएगा, कीवर्ड कंट्रोल के अंदर कौन सी रिसर्च में रखते हो या कौन सी रिसर्च टेक्निक में तुम कंट्रोल के अंदर अपने वेरिएबल्स को रखते हो. वेरिएबल्स का यहाँ पे क्या मतलब है? लाइक फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, आपने जैसे वो लेक्चर डिस्कशन और सेमिनार वाला एग्जांपल लिया ना, अब मान लीजिए इसमें से तुमने इनको कंट्रोल ग्रुप मान लिया. 3, अभी वो लेक्चर वाला मत लो, 3 ग्रुप लिए, उसमें से ये वाला जो ग्रुप है वो कंट्रोल्ड है, 2 ग्रुप ले लो. ये कंट्रोल्ड है. कंट्रोल मतलब इनको एक कमरे में आपने सिर्फ और सिर्फ किताब लेके जूझने को दे दिया, इनको आप लेक्चर दे रहे हो, इनको आप समझा रहे हो और इनको क्या कर रहे हो, आपने इनको खुद बुक्स दे रखी है, इनसे कह रहे हो खुद पढ़ाई करो, इनको तुम हेल्प कर रहे हो पढ़ने में, और फिर एंड में तुम रिजल्ट निकाल रहे हो. रिजल्ट ये निकाल रहे हो क्या जो खुद से सेल्फ स्टडी करते हैं उनका सक्सेस रेट ज़्यादा है, कि जिनको लेक्चर दिए गए, जिनकी हेल्प करी गई, उनका सक्सेस रेट ज़्यादा है. तो ये कंट्रोल ग्रुप मान लिया. मतलब एक्सपेरिमेंट में बेसिकली होता ही है कि हम एक को कंट्रोल ग्रुप मानते हैं और एक को हम ऐसे खुला छोड़ देते हैं, जिसके ऊपर ये हो जाते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. इनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो दिस इज एक्सपेरिमेंट. Disadvantage of participant observation is, this is question number 23. डिसएडवांटेज क्या है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का? अभी तक तो हम सिर्फ एडवांटेजेस पढ़ते थे, अब डिसएडवांटेज देखो. फॉल्स इमेज बन जाती है क्या आपकी,
मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, टू मच ऑफ आइडेंटिफिकेशन। यस, तुम किसी कम्युनिटी में स्टडी कर रहे हो, तुम उन लोगों को ही पता है कि तुम रिसर्चर हो, तुम उनकी स्टडी करने आए हो, इनकी स्टडी करने आए हो। ये लोग तुमको ज़्यादा ही कुछ जान गए हैं, टू मच आइडेंटिफिकेशन हो गई। जब हो सकता है ये आप लोगों को मतलब ये आपको इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई कर लें कि उसके बाद जो है ये लोग ये आपको सीरियसली ना लें, और आपको क्वेश्चन जो है ऐसे दे दे, अरे चलो ठीक है, अरे आधा अधूरा क्वेश्चन दिया, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए आपसे, तो टू मच आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी वेरी बैड। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी का टाइप पूछा है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, रिमेंबर दिस। सिस्टमैटिक अभी मैंने बताया, nth टर्म जिसमें हम चूज करते हैं वो हमारा सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग होता है, दिस इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल 20 लोग चूज करने हैं, उसमें से 10, और 10 में पॉपुलेशन लाइक 10 गर्ल्स हैं 10 बॉयज़ हैं, बट ये कोटा भी होता है। कोटा सैम्पलिंग इज ऑल्सो लाइक दिस। कोटा नॉन प्रोबेबिलिटी है, और जो स्ट्रैटिफाइड है वो प्रोबेबिलिटी है। रिमेंबर दिस, लेट मी टेल यू वंस अगेन। स्ट्रैटिफाइड रैंडम इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, कोटा इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। दोनों की करेक्टरिस्टिक सेम है, दोनों में ही हम 20-20 लोगों को चूज कर रहे हैं। इसमें 10 लड़के चूज करने हैं, 10 लड़कियां चूज करनी है। बट इसमें जो स्ट्रेटिफाइड में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होगा, जो भी लोगों को हम चूज करेंगे वो रैंडम बेसिस पे करेंगे। मतलब हमें नहीं पता होगा कि हम किन लोगों को चूज करने जा रहे हैं, हम आंख बंद करेंगे और रैंडमली चूज करेंगे किसी भी 10-10 लोगों को। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नॉन रैंडम रहेगा। हम जिसको चूज कर रहे हैं, हो सकता है हम अनबायस्ड हो जाए, हम कहें आओ मेरा 10 दोस्त, 10 लड़कियां मेरी दोस्त आ जाए, ठीक है, तो वो होगा। बट इसमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी का टाइप है, ये तो ये भी प्रोबेबिलिटी है, ये भी प्रोबेबिलिटी है, ये भी प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी इज पर्पसिव सैम्पलिंग, ठीक है, जो पर्पस के साथ करी जाए। क्वेश्चन नंबर 25, शेड्यूल और क्वेश्चनर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए शेड्यूल का मतलब, शेड्यूल और क्वेश्चनर में ये डिफरेंस होता है कि शेड्यूल जो होता है लाइक फॉर एग्जांपल एक इंटरव्यूअर या जो रिसर्चर है वो खुद फिल करता है। क्वेश्चनर में क्या होगा, जो व्यक्ति है, मतलब हम किसी को सेंड करेंगे और वो व्यक्ति, रिस्पोंडेंट, देर वुड बी अ रिस्पोंडर, और वो उस फॉर्म को फिल करेगा, उस क्वेश्चंस के आंसर खुद देगा और खुद लिखेगा। Schedule is used for qualitative research only. Schedule is filled out by the researcher emulator while asking the respondents. A questionnaire is more expensive. A schedule is always sent by post. ये तो हो नहीं सकता, ये तो क्वेश्चनर है ना। द आंसर इज, डिफरेंस देखो पूछा है, शेड्यूल इज फिल्ड आउट बाय द रिसर्चर एम्यूनेटर व्हाइल आस्किंग द रिस्पोंडेंट। तुम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, खुद ही फिल कर रहे हो, सारे के सारे आंसर्स खुद फिल कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 26, अभी तक हमने हाफ ऑफ द क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से तो अच्छा ही कोशिश कर रही हूँ। इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ फिनोमिना को क्या कहते हैं, कंटेंट एनालिसिस कहते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं, खास स्टडी, सॉरी केस स्टडी, या लाइफ हिस्ट्री। द आंसर इज केस स्टडी। इन डेप्थ स्टडी का मतलब ये होता है केस स्टडी करना। क्वेश्चन नंबर 27, अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ मेल्ड क्वेश्चन, मतलब जिस क्वेश्चन को हम जीमेल के थ्रू भेज रहे हैं या जो भी आप मेल यूज़ करते हो उसके थ्रू भेज रहे हो, तो उसका डिसएडवांटेज क्या है। हाई कॉस्ट है, ट्रैवल तो हो नहीं रहा भाई, तुम पोस्ट थोड़ी कर रहे हो, तुम तो नेट का यूज़ करके मेल कर रहे हो ना। रिसर्चर बाइसिस रिकॉर्डिंग, नो। हाई रेट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, ये हो सकता है। इट टेक्स टू मच टाइम फॉर द इंटरव्यू, नहीं भैया। हाई रेट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, मैंने बताया था ना शुरू शुरू में कि क्वेश्चन का वन ऑफ द डीमेरिट या डिसएडवांटेज यही होता है कि हो सकता है कि तुम मुझे भेजो, तो मैं तुमको क्वेश्चन भेजूं पर तुम फिल ही ना करो, तुम रिस्पॉन्स ही ना दो, ठीक है ना। हाई रेट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, और मुझे तुमको फिर बार बार फ़ोन करके याद दिलाना हो या मैसेज करके याद दिलाना हो, हम कर चुके हैं ना, इसीलिए हम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच मेथड वुड बी अ सोशोलॉजिस्ट, विच मेथड वुड अ सोशोलॉजिस्ट यूज टू स्टडी बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन अ नेचुरल सेटिंग। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर नहीं, क्वेश्चनर हम हमेशा भेजते हैं, हम खुद नहीं फिल करते हैं, तो गलत हो गया। टेलीफोन पे बात करोगे किसी से तो नहीं देख पाओगे, बॉडी लैंग्वेज की देखने की बात हो रही ना, कि मैं कैसे बैठी हूँ, मेरे पसीने तो नहीं छूट रहे, मैं क्या अपनी आंखें तो बड़ी नहीं कर रही, आंखें तो छोटी नहीं कर रही, मैं सस्पिशियस तरीके से तो नहीं देख रही, तो फोन पे तो हो नहीं पाएगा। ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं। ऑब्जर्वेशन, जब किसी को ऑब्जर्व करोगे, तुम यहाँ पेड़ पे बैठे हो, दूसरे पेड़ पे व्यक्ति बैठा, तुम इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, अपनी आंखों से देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, पूरा देख रहे हो बढ़िया तरीके से, दैट इज ऑब्जर्वेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है? Complete freedom for the researcher to observe anything, predetermined, defined categories and checklists for recording the behavior. The researcher becomes a permanent member. No, using only नहीं भैया. Complete freedom for the researcher to observe anything. No. Structured बोल दिया ना. Structured का मतलब ये होता है कि कोई ना कोई structure होगा, किसी चीज़ का structure होगा, मतलब कोई ना कोई ढांचा होगा, skeleton जरूर होगा, ढांचा, ठीक है ना? तो प्री डिफाइंड कैटेगरीज एंड चेकलिस्ट, मतलब कोई व्यक्ति ऑब्जर्व करने जा रहा है, पर कोई चीज़ ऑब्जर्व करने जा रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल वो देखने जा रहा है कि क्या ये कितनी देर तक खाना खाता है। लाइक फॉर एग्जांपल ये बंदा ऑब्जर्वर है, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है कि ये कितनी देर तक खाता है, ठीक है ना, और कितनी देर तक सोता है, ठीक है ना। तो हमारी एक चेकलिस्ट बनी हुई है कि हमें यही यही चीज़ें इसकी ऑब्जर्व करनी है, सब कुछ नहीं ऑब्जर्व करना कि कितने बजे उठता है, कितने बजे सोता है, कितने बजे क्या करता है। हम इसका खाना पीना देख रहे हैं, सोने का टाइम देख रहे हैं। तो हमारी एक चेकलिस्ट बनी हुई है। चेकलिस्ट मीन्स एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें हमने पहले से तय कर रखा है कि हमें यही यही चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 30. A study that follows a group of individuals who share a common characteristics or experience within a defined period. अच्छा, like people born in the same year is called. देखिए ये मैं बता देती हूँ, ये कोहर्ट स्टडी होती है। कोहर्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप उन लोगों की स्टडी कर रहे हो जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं, लाइक पीपल बोर्न इन द सेम ईयर। लाइक फॉर एग्जांपल आप रिसर्च कर रहे हो ऐसे लोगों के ऊपर जो 2000, लाइक आपके जो सैंपल है बेसिकली वो लोग हैं जो 2000 में पैदा हुए हैं या 2005 के लोगों के ऊपर कर रहे हो, तो कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक है उनका, तो दिस इज द कोहर्ट स्टडी। क्वेश्चन नंबर Question number 31. Which of the following is a defining characteristic of a longitudinal study? Longitudinal से समझ में आ गया होगा, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे चले। लाइक फॉर एग्जांपल आज 2000 में आपने किसी व्यक्ति की स्टडी करी, फिर 2002 में गए, फिर 2005 में या 4 में आपने करी, फिर 2006 में करी। तो एक लंबे टाइम पीरियड तक जो स्टडी चलती है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द सैंपल ओनली वंस, नो। 2000 2000 4 5, देखो 4 साल तक तो तुम करते ही रहे, वंस तो है नहीं, गलत हो गया है तो। इट प्रोवाइड्स अ क्विक एंड इनएक्सपेंसिव ओवरव्यू ऑफ, नो क्विक तो है नहीं ना, क्विक कहाँ है, 4 4 ईयर मैंने खुद मेंशन करे ना, ये गलत हो गया। इनएक्सपेंसिव भी नहीं हो सकता। ऑब्जर्वेशंस आर मेड एट द मल्टीपल पॉइंट्स, हाँ मल्टीपल पॉइंट्स हो सकता है। इट रिलाइज एंटायरली ऑन सेकंड, नाउ ऑब्जर्वेशंस आर मेड एट अ मल्टीपल पॉइंट्स इन टाइम, मल्टीपल टाइम्स ना, 1 ईयर दिन 2 साल बाद फिर देखा, फिर चौथे, फिर छठे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 32. अ रिसर्च डिजाइन दैट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। देखिए क्वेश्चंस के ना उनको ध्यान रखिया करेगा। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी पूछा था यहाँ पे, और फिर इसका आंसर भी देखिए, ऑब्जर्वेशन में मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही टाइम पर देख रहे हैं, एक ही टाइम पे आप 4 जगह देख ले रहे हो, ऐसा वाला। टू प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ अ पॉपुलेशन इज नोन एज, लॉन्गिट्यूडनल है नहीं, पेन पे वो है नहीं है, एंड एक्सपेरिमेंटल भी नहीं, इट्स अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी, बिकॉज क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है, एक ही पॉइंट, लाइक फॉर एग्जांपल 2025 में आप क्या कर रहे हो, आप एक सेक्शनल स्टडी कर रहे हो। क्रॉस सेक्शनल का मतलब होता है, क्रॉस का मतलब क्या होता है, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट एरेनास पे देख सके, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल। तो ये हो गया, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज बेसिकली जो एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33. सेंसस क्या है? सेंसस इज बेसिकली व्हाट, एंड इट्स वेरी गुड क्वेश्चन ऑल्सो। क्वालिटेटिव इंटरव्यू है? नहीं। सर्वे ऑफ एंटायर पॉपुलेशन? यस। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड? नहीं। केस स्टडी ऑफ विलेज? नहीं। सर्वे, देखिए सेंसस की खासियत ये होती है, सेंसस जो होती है और सैंपल में, सॉरी सर्वे में क्या डिफरेंस होता है। सेंसस में क्या करते हैं, अगर 1000 पॉपुलेशन है, 1000 लोग हैं, तो सभी का 1000 एक एक आदमी का कैसे डेटा लिया जाएगा। सर्वे में क्या हो सकता है हम सिर्फ 100 लोगों का से डेटा कलेक्ट करें। तो दिस इज द डिफरेंस। बट इज अ सर्वे ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, सर्वे ही है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही कर रहे हैं, पर किससे कर रहे हैं, एंटायर पॉपुलेशन से कर रहे हैं, तो दिस इज सेंसस, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 34. इन सर्वे मेथोडोलॉजी अ शेड्यूल इज डिफाइंड एज अ रिसर्च टूल दैट इज sent to respondents. No, this is question yaar, I'm repeating it again and again. Filled
sent to respondents. This is questionnaire filled out by the interviewer in a face to face interaction. This could be सही हो सकता है. Used only for studying historical documents. नहीं. Strictly used for non. नहीं. Filled out by the interviewer in a face to face interaction. I have already told you in previous question कि schedule में आप इंटरव्यूअर हो और आप सामने वाले से डेटा कलेक्ट कर रहे हो, खुद से डेटा कलेक्ट कर रहे हो और उसके बाद खुद ही उसको लिख रहे हो, ऐसा समझो. Question number 35. Which type of the following is set of two hypotheses which states the opposite of null hypothesis? देखिए दो होते हैं, एक null hypothesis होता है जो हमें मतलब मेन समझने, और एक है alternative hypothesis. null hypothesis में क्या होता है, दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई संबंध नहीं होता है, no relationship. Remember the keyword that I'm telling you, no relationship. Alternative में yes, they have a relationship. ध्यान रखिएगा इस चीज को. नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है दो वेरिएबल्स के बीच में देयर इज नो रिलेशनशिप. ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है दोनों के बीच में रिलेशनशिप है. दीज बोथ आर कॉन्ट्रास्टिंग ईच अदर. द आंसर इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. Question number 36. Null hypothesis is usually states that there is a significant relation. No, this is alternative hypothesis. दोनों के बीच में relationship. There is no relationship or difference between the variable. This is correct because there is no relationship. I have already told you कि null hypothesis में दो के बीच में कोई relation नहीं है. No relationship है. No. The independent variable is the cause of the change. The sample size is too small. This is wrong. This is the correct one. These are the important questions. तो थोड़ा ध्यान से कॉपी में अपना राइट, मतलब कॉपी में राइट नहीं, मतलब कॉपी में लिख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 37. द वेरिएबल दैट द रिसर्चर मैनिपुलेट्स, रिसर्चर मैनिपुलेट करता है और चेंज करता है टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट्स इज नोन एज. देखिए आ गया ना डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब समझ लीजिए. डिपेंडेंट का मतलब होता है जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब इसके ऊपर. डिपेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब इसके 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 वजह से ना चेंज हो जाएगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि आइसक्रीम खाने से आइसक्रीम कॉजेज कोल्ड, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोल्ड इज बेसिकली, कोल्ड किस पे, मतलब जो सर्दी है वो किस पे डिपेंड हो रही है, जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ना कोल्ड, क्योंकि कोल्ड डिपेंड करता है आइसक्रीम के ऊपर. आइसक्रीम नहीं खाओगे तो कोल्ड नहीं होगा, आइसक्रीम खाओगे तो कोल्ड हो जाएगा. तो डिपेंड करता है. और हम किसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, द वेरिएबल दैट द रिसर्चर मैनिपुलेट्स एंड चेंज टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट. इफेक्ट किस पे देखोगे, इफेक्ट देखा जा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, और मैनिपुलेट किसको कर रहे हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को. आइसक्रीम को मैनिपुलेट कर रहे हो, आइसक्रीम गायब कर दोगे तो नहीं होगा, आइसक्रीम ले आओगे तो कोल्ड हो जाएगा. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38. एथनोग्राफी क्या होती है. एथनोग्राफी मैंने आई थिंक किसी क्वेश्चन में बताया है, कल्चर या सोसाइटी की स्टडी को कहते हैं व्हाट, एथनोग्राफी. एथनोग्राफी का मतलब होता है स्टडी, और एथनो का मतलब होता है पीपल. तो लोगों की स्टडी इज कॉल्ड एथनोग्राफी. people are meaning makers, objective study, research on people, और hypothesis. ethnography is basically people are meaning makers. लोग हैं, मतलब ये जो एथनोग्राफी होगी ना, इसमें क्या होगा, जो भी रिसर्चर होगा ना वो जाएगा, उनको ऑब्जर्व करेगा या उनके से जो भी स्टडी उनके साथ रह के करेगा, और उसके बाद वो उसका मीनिंग निकालेगा, या ये कह दो अपना एनालिसिस देगा कि ये लोग ऐसे हैं, लोग की ये करेक्टरिस्टिक्स हैं. तो बेसिकली एथनोग्राफी का मतलब इम्प्लाइज, मतलब उसमें इंक्लूड होता है द पीपल आर द मीनिंग मेकर्स. दिस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे रिसर्च ऑन पीपल भी दे रखा है. रिसर्च ऑन पीपल देखिए हो सकता था, बट यहाँ पे पीपल आर मीनिंग मेकर्स क्यों है, हम मैं बताती हूँ. रिसर्च ऑन पीपल का मतलब ये होता है लाइक, देखो दोनों में डिफरेंस होता है, मैं बताती हूँ. एथनोग्राफी में क्या होता है, एक रिसर्चर जो है उनके बीच में रहता है और उनकी स्टडी करता है एंड डेटा पब्लिश करता है, जो भी करता है बेसिकली एंड में डेटा ही पब्लिश करेगा वो. तो उनके साथ रहता है और उनकी चीज़ों को समझता है, लाइक मेलेनोस्की ने किया था ट्रॉबलन आइलैंडर्स पे. बट रिसर्च ऑन पीपल का मतलब होता है, हो सकता है कि मैं इन लोगों की स्टडी कर रही हूँ, मतलब ठीक है ना, और यहाँ मैं पेड़ का एग्जाम्पल फिर से लेती हूँ, और मैं दूर रह के इनकी स्टडी कर रही हूँ. आई एम स्टडिंग अबाउट पीपल, आई एम रिसर्चिंग ऑन दीज पीपल, बट आई एम डिस्टेंट फ्रॉम देम. ठीक है ना, आई एम नॉट विद देम, आई एम नॉट स्टेइंग विद देम, आई एम नॉट मेकिंग, मतलब आई एम नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग एंड दे डोंट इवन नो मी. ऐसा भी कुछ हो सकता है कि ना वो मुझे जानते हो ना मैं उनसे उनके साथ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ. लेकिन जब एथनोग्राफी होती है ना, एथनोग्राफी में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है ना.
मतलब दिस इज द तभी एक ट्रू मीनिंग है एथनोग्राफी का. तो रिसर्च ऑन पीपल वुड बी रॉन्ग एंड पीपल आर मीनिंग मेकर्स इज द राइट आंसर. Question number 39. Oral history methods becomes highly relevant in the context of analyzing the life experience of marginalized group, analyzing the relationship between variables, analyzing the quantitative data, analyzing the archival documents. Okay, the answer is analyzing the life experience of the marginalized group. Let me tell you why. Oral history का मतलब ये होता है कि it's a history जो कि बोल के बताई जाए. ठीक है ना, पहली बात तो ये. ठीक है, जो बोल के बताई जा रही है ओरल का मतलब ही यही होता है. एंड ओरल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल व्हेन वी स्टडी द ग्रुप्स जिनकी हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड ना हुई हो. ठीक है ना, उस हिस्ट्री हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड. ठीक है ना, जिनकी हिस्ट्री के बारे में हमें पता नहीं है, जो लोग गुप्त रह गए, ठीक है ना, हिडन रह गए, उनके बारे में हम जान नहीं पाए. तो उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस का मतलब ये होता है कि उनकी ज़िंदगी किस तरीके से बीती, क्या क्या उन्होंने देखा, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, या ये कह दीजिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें सीखी, क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स फेस करी, अच्छा बुरा सब कुछ. तो बेसिकली एनालाइजिंग life experiences of the marginalized group would be the right answer, because oral history is very important for groups whose history might not be recorded in the official documents. ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जिनके बारे में हमें अभी नहीं पता है या आर्काइव्स में हमको नहीं पता है. तो दिस इज नॉट एनालाइजिंग द आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स, इट्स बेसिकली एनालाइजिंग द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हु हैव नॉट बीन मेंशन्ड इन द आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40. द टेंटेटिव प्रपोर्शन दैट इज पुट टू द एम्पिरिकल टेस्ट. देखिए, टेंटेटिव प्रपोर्शन का मतलब स्टेटमेंट भी हो सकता है, कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम बनाते हैं, जिसको हम प्रिपेयर करते हैं और फिर हम उसकी टेस्टिंग करते हैं. तो दैट इज हाइपोथेसिस, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41. अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन जिसमें कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ना हो, कोई ढांचा ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक स्टडी नहीं, फॉर्मुलेटिव एक्सप्लोरेटरी यस, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, एनालिटिक स्टडी. लेट मी टेल यू व्हाई एक्सप्लोरेटरी स्टडीज उस तरीके की स्टडीज होती हैं जिसके बारे में ज़्यादा काम ना हुआ हो, या जिसके बारे में रिसर्चर एकदम नए तौर पे काम करने जा रहा हो. ठीक है ना, जिसके बारे में इतना सोसाइटी में या ये कह दीजिए एकेडमिक फील्ड्स में अभी इतना ज़्यादा पता नहीं है, और उसकी स्टडी हम एकदम नए नए करने जा रहे हैं. तो हमें क्या होता है ना, ऐसे टॉपिक्स में क्या होता है, ऐसी स्टडीज़ में हमें कुछ आइडिया नहीं है कि आगे हो सकता है कि कुछ मिले या ना मिले, हमें सब कुछ न्यू न्यू करना पड़ रहा है. तो दिस इज एक्सप्लोरेटरी, और एक्सप्लोरेटरी में तुम स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन लेके जाओगे ही क्या करोगे? ठीक है ना, तो तुम ऐसे जाओगे, तुम एकदम फ्रेश माइंड के साथ जाओगे एंड यू विल ऑब्जर्व वॉट एवर यू आर गेटिंग. जो भी तुमको मिल जाएगा तुम सबको ऑब्जर्व करोगे, उसको कलेक्ट करोगे. क्वेश्चन नंबर 42. विच कैटेगरी ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स कैन ओनली बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ मेल्ड? क्वेश्चन है. ठीक है, तो कॉलेज स्टूडेंट्स, पढ़े लिखे हैं, हाई हाई ऑफिशियल्स, क्लर्क्स, ये सब हम पढ़ सकते हैं. इन सब की हम स्टडी कर सकते हैं क्वेश्चन आयर के थ्रू. बट इलिटरेट पर्सन्स ऑफ एनी एज एंड सेक्स को हम स्टडी नहीं कर सकते, बिकॉज इलिटरेसी आ गई. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 43. केस स्टडी मेथड किसने इंट्रोड्यूस किया? ठीक है ना, तो इट्स फेडरिक लेप्ले. ओके, रिमेंबर दिस. Question number 44. Who is the author of the Rules of Sociological Methods? It's Durkheim. Remember this. It's a famous book by Emile Durkheim. और social fact जो हम पढ़ते हैं ना, इमाइल डरखाइम का, उसके जो फीचर्स पढ़ते हैं, कोरेजन, और या इसको फोर्स कह सकते हैं, एक्सटर्नैलिटी, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये सोशल फैक्ट से रिलेटेड है, इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं. ये सब रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स 1895 में हमको डरखाइम के थ्रू मिला है. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45. द टर्म एथनो मेथोडोलॉजी इज इंट्रोड्यूस्ड बाय होम? तो एथनो का मतलब होता है पीपल, एंड मेथोडोलॉजी का यहाँ पे मतलब है मेथड्स यूज बाय पीपल टू मेक सेंस ऑफ देयर एवरीडे लाइफ. तो मेथड्स जो वो यूज्ड बाय पीपल टू मेक सेंस ऑफ एवरीडे लाइफ. ठीक है ना. तो अगर आपसे कभी मतलब पूछा जाता है तो आप ये बता सकते हैं. तो इट्स गिवन बाय गारफिंकल. ओके. 46 क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एथनोग्राफिक स्टडी? अभी हमने एथनोग्राफी के बारे में डिस्कशन किया, जो किसी सोसाइटी या किसी कल्चर की जब हम स्टडी करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एथनोग्राफी, या ये कह दीजिए वहाँ जाके पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, समझते हैं, आदान प्रदान होता है, इंटरेक्शन होता है. तो दैट इज कॉल्ड एथनोग्राफिकल स्टडी या रिसर्च.
तो क्या करेक्टरिस्टिक नहीं है? देखिए सोशल इंटरेक्शन तो हम करते ही, हमने बताया रिसर्चर लर्नर भी होता है, क्योंकि रिसर्चर जो है जब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करेगा तो वो कुछ चीज़ें सीखेगा, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म ऑब्जर्वेशन तो नहीं होता है। सबसे फेमस एग्जांपल मेलानोस्की का है। मैंने ट्रॉबेलन आइलैंडर्स के ऊपर आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया हुआ है, वीडियो आई थिंक अवेलेबल होगी चैनल पे, या हो सकता है 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाए। तो मेलानोस्की ट्रॉबेलन आइलैंडर्स फेमस वर्क है उनका, फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। ये अच्छा, इसमें पूछा है नॉट अ करेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो लर्नर तो होता है, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन भी होता है, फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन भी होता है, क्योंकि हम बिल्कुल अपने सामने फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम कोई डॉक्यूमेंट पढ़ के नहीं उनके डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, हम अपने सामने, मैंने ये जो ऑब्जर्व करी 4 बातें उनके बारे में, एंड दिस इज द फर्स्ट हैंड, दिस इज द प्राइमरी डेटा विच आई एम कलेक्टिंग, तो इट्स करेक्ट। पर शॉर्ट टर्म ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, ठीक है ना। दिस वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर 47, रिसर्च एथिक्स प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम। रिसर्च एथिक्स कौन सी गाइडलाइंस देते हैं? टू प्रोटेक्ट हुम, किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? हार्म टू पार्टिसिपेंट्स, पोल्यूशन ऑफ माइंड, लैमलाइट, पब्लिसिटी, ये सब बकवास है। हार्म टू पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि एक बात बताइए, एक सीक्रेसी भी तो होती है ना। कोई व्यक्ति आप मतलब फॉर एग्जांपल इंटरव्यू कर रहे हो, आप उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप उसका इंटरव्यू लेके उसके बारे में चीज़ें जान रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो वो आदमी आप पे विश्वास कर रहा है ना, वो आप पे कॉन्फिडेंस शो कर रहा है कि आप उसकी जो भी बात है, क्योंकि बहुत सारी पर्सनल बातें भी होती हैं, कुछ प्रोफेशनल बातें भी होती हैं, तो व्यक्ति इंटरव्यूअर को बताता है जब वो पूछे जाती हैं। आजकल वैसे तो ये प्राइवेसी और ये जो रिसर्च एथिक्स है आजकल नहीं होता है, जैसे आप जर्नलिज्म में भी देखोगे तो जर्नलिज्म में भी अंदर की बातें, इतने सारे यूट्यूब पे जर्नलिस्ट आ गए हैं, वो अपनी जो बातें हैं सेलिब्रिटीज या किसी ने उनको बताई हैं, दुख दर्द बताए हैं, वो जाके पब्लिकली बता देते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। जो हमें पब्लिक लोगों को नहीं पता होना चाहिए, हमें ये मसाला नहीं चाहिए, मतलब चाहिए हम सबको, बट ये मसाला उनको नहीं देना चाहिए, जो उनके मतलब उनके प्रोफेशनलिज्म के ये खिलाफ है, बट दे डू इट। तो दिस इज द हार्म टू पार्टिसिपेंट वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर Question number 48. Which level of measurement consists of categories that have no natural order? There is no natural order. मतलब यहाँ पे कुछ names दे रहे हैं हम, तो उसको क्या कहते हैं? देखिए हमने ये स्केल्स के ऊपर क्वेश्चन है, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के ऊपर, ठीक है ना, जिसमें 4 कैटेगरी होती है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। तो इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है नॉमिनल, बिकॉज नॉमिनल का मतलब होता है किसी चीज़ को नेम देना, ठीक है ना, कोई आइडेंटिटी दे देना। तो दैट इज, एंड देर इज नो रैंक इन्वॉल्व, देर इज नो ऑर्डर 1 2 3, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ना ही दोनों के बीच में कोई इंटरवल की बात हो रही है कि ये 10 है तो ये 20 है, ऐसा कुछ बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलर नाम दे दिया वो। क्वेश्चन नंबर 49, व्हेन डेटा कैन बी व्हेन अ डेटा कैन बी रैंक्ड और पुट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक ऑर्डर है, ठीक है ना, ऐसे ऑर्डर है, बट द डिस्टेंस बिटवीन द रैंक इज नॉट इक्वल, बट इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं हो सकता, डिस्टेंस ऐसे ऐसा, ठीक है ना। तो मतलब ऑर्डर है, ऑर्डर इज देयर, बट देयर इज नो इक्वल डिस्टेंस नहीं है, तो ये किसका आंसर? नॉमिनल तो हो नहीं सकता, ऑर्डिनल इज द राइट आंसर। इंटरवल में इसका उल्टा हो जाएगा, एक पर्टिकुलर ऑर्डर भी होगा और इक्वल डिस्टेंस भी होगा, लाइक 10 to 20, 20 to 30 ले लो, या 30 से 40 हो जाएगा। तो ये देखिए 10-10 का डिफरेंस है सबके बीच में। रेशियो भी नहीं है, इंटरवल भी नहीं है, ऑर्डिनल है, बिकॉज इक्वल डिस्टेंस की बात यहाँ नहीं करी गई है और ऑर्डर की बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 50, विच लेवल ऑफ मेजरमेंट हैज़ अ ट्रू जीरो पॉइंट? मतलब मतलब यहाँ पे ट्रू जीरो का मतलब ये है कि जो जीरो है ना उसकी वैल्यू जीरो ही है, कुछ और नहीं है, ठीक है ना। तो ये कौन है? अभी मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन कराती हूँ, उससे आप समझ जाओगे। नॉमिनल नहीं, ऑर्डिनल नहीं, इंटरवल नहीं, इट्स रेशियो। इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 51। A researcher measures temperature in Celsius since the difference between the degrees is consistent, but zero does not mean a total absence of heat. मतलब 0 डिग्री का मतलब ये नहीं है कि नो टेम्परेचर, ठीक है ना। 0 डिग्री का मतलब नो टेम्परेचर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि 0 डिग्री का मतलब ये नहीं हो जाता है कि देयर वुड बी नो टेम्परेचर, या चलो हीट ले लो या कुछ ले लो। 0 डिग्री पे क्या होता है? 0 डिग्री पे पानी जम जाता है ना, वाटर कूल्स डाउन, या ये कह तो वाटर आइस में बदल जाता है, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो बर्फ जम जाती है, तो इस तो देयर वुड बी चेंज, चेंज देखने को मिल रहा है ना, स्टेट ऑफ चेंज इज हैपनिंग। तो इसका मतलब 0 डिग्री का कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस है, कुछ ना कुछ तो इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये कौन है? तो ये रेशियो नहीं है, क्योंकि रेशियो में अभी हमने क्या पढ़ा, ट्रू जीरो वैल्यू होती है। वहां पे जो जीरो है ना उसकी वैल्यू जीरो ही है, उसका जी वो
जीरो बट्टा सन्नाटा ही है, तो इसका आंसर है इंटरवल। Next question is question number 52. What is the correct hierarchy of levels of measurement from the simplest to the most complex? अच्छा, hierarchy बतानी है तो देखिए, पहले nominal है, फिर ordinal है, फिर interval है, फिर ratio है. The option B is the right one, nominal, ordinal, interval, ratio. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमने 252 क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करे हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने कुछ लर्न किया होगा। इसी तरीके से हम फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, ठीक है ना। एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए। ही।